नमस्कार। आज हम मानव जीवन की सबसे बुनियादी और शायद सबसे हैरतअंगेज प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं, मानव जनन। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही जटिल और अद्भुत प्रक्रिया। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें पुरुष और महिला जनन तंत्र की बनावट से लेकर कैसे जीवन के ये नन्हे कण मतलब युग्मक बनते हैं, कैसे मिलते हैं और फिर कैसे 9 महीने में एक पूरा नया इंसान तैयार होता है, जन्म तक। इस सब पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सही। तो हमारा मकसद है इस जानकारी से इस पूरी प्रक्रिया के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें समझना। हाँ, कि ये सब होता कैसे है, कौन से अंग इसमें भूमिका निभाते हैं, कौन से हार्मोन इसे नियंत्रित करते हैं और विकास के मुख्य पड़ाव क्या हैं। और ये प्रक्रिया है भी कमाल की। जैसे ये बात बहुत दिलचस्प है कि पुरुष तो लगभग पूरी जिंदगी शुक्राणु बना सकते हैं, पर महिलाओं में अंडाणु बनने का सिलसिला करीब 50 साल की उम्र में रुक जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे रोचक पहलू हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों को और पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पुरुष जनन तंत्र से। ये शरीर के निचले हिस्से में होता है, श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विस रीजन में। हाँ, इसमें मुख्य रूप से एक जोड़ी वृषण यानी टेस्टिस होते हैं, कुछ सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां और बाहरी जननांग। और आपने कहा वृषण, ये तो शरीर के बाहर होते हैं ना, एक थैली में। हाँ, बिल्कुल। वृषण शरीर के बाहर एक थैली जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं उसमें होते हैं, और ये बाहर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए शरीर का जो सामान्य तापमान है उससे करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। वृषण कोश इसी कम तापमान को बनाए रखता है। अच्छा, और ये साइज में कितने बड़े होते हैं? हर वृषण करीब 4-5 सेंटीमीटर लंबा और 2-3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और इसके अंदर ना करीब 250 छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। ओके, और शुक्राणु इन्हीं पालिकाओं के अंदर बनते हैं? हाँ, हर पालिका के अंदर 1 से 3 बहुत ही बारीक मुड़ी तुड़ी नलिकाएं होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्राणु असल में यहीं बनते हैं। इन नलिकाओं के अंदर क्या होता है, मतलब कौन सी कोशिकाएं ये काम करती हैं? इनमें 2 खास तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक तो है नर जर्म कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया। ये मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनाती हैं। और दूसरी हैं सर्टोली कोशिकाएं। ये इन बन रहे शुक्राणुओं को सहारा देती हैं, पोषण देती हैं। अच्छा। और इन नलिकाओं के बाहर जो जगह होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां होती हैं लीडिंग कोशिकाएं। ये कोशिकाएं पुरुष हार्मोन मतलब एंड्रोजन बनाती हैं। यही हार्मोन शुक्राणु बनने और दूसरे पुरुष लक्षणों के लिए जरूरी है। तो शुक्राणु बन गए इन नलिकाओं में, अब इनका सफर कैसे होता है शरीर से बाहर तक? वो सहायक नलिकाएं अब काम आती होंगे? हाँ, बिल्कुल। बनने के बाद शुक्राणु वृषण से निकलते हैं, फिर कई छोटी छोटी नलिकाओं से गुजरते हैं। पहले वृषण जालिकाएं रेटेटेस्टिस, फिर शुक्रवाहिकाएं वासा इफ्रिंक्शिया, और फिर पहुंचते हैं अधिवृषण यानी एपिडिडिमीस में। एपिडिडिमीस ये क्या है? ये एक लंबी बहुत ज्यादा कुंडलित नली है जो वृषण के पीछे होती है। यहां शुक्राणु परिपक्व होते हैं मतलब मैच्योर होते हैं और जमा रहते हैं। फिर वहां से एक और नली शुक्रवाहक या वास डेफरेंस उन्हें ऊपर ले जाती है। ऊपर मतलब पेट की तरफ? हाँ, ये नली ऊपर जाती है, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूमती है, और फिर शुक्राशय यानी सेमाइनल वेसिकल से आने वाली एक नली से जुड़ जाती है। ये दोनों मिलकर बनाती हैं स्खलनीय वाहिनी या इजैक्यूलेटरी डक्ट। अच्छा। और ये वाहिनी फिर खुलती है मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा में। मूत्रमार्ग लिंग यानी पेनिस से होकर गुजरता है और वीर्य और मूत्र दोनों को शरीर से बाहर निकालता है। और इसमें कुछ ग्रंथियां भी तो मदद करती हैं। आपने शुक्राशय का नाम लिया था। हाँ, 3 तरह की सहायक ग्रंथियां हैं। एक जोड़ी शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि और एक जोड़ी बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां। इनका क्या काम है? इन तीनों से जो तरल पदार्थ निकलता है वो सब मिलकर बनाता है शुक्रीय प्लाज्मा यानी सीमाइनल प्लाज्मा। इसमें शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा होती है फ्रुक्टोज के रूप में, कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम होते हैं। शुक्राणु इसी प्लाज्मा में तैरते हैं। शुक्राणु और ये प्लाज्मा मिलकर ही वीर्य या सीमेन कहलाते हैं। और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां? उनका स्राव मैथुन के दौरान स्नेहन मतलब लुब्रिकेशन में मदद करता है, और लिंग जो भारी अंग है वो वीर्य को स्त्री जनन पथ में पहुंचाने का काम करता है।
इस प्रक्रिया को वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई पुरुष जनन तंत्र की पूरी संरचना और कार्यप्रणाली। अब आते हैं महिला जनन तंत्र पर। ये भी श्रोणी क्षेत्र में ही होता है। इसमें क्या क्या मुख्य अंग हैं? पाइनी यानी फैलोपियन ट्यूब्स, एक गर्भाशय यानी यूट्रस, एक गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स, एक योनि यानी विजाइना और बाहरी जननांग। और स्तन ग्रंथियां भी इसी से जुड़ी होती हैं। हाँ, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां यानी मैमरी ग्लैंड्स भी इसी तंत्र का हिस्सा है। ये बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने का महत्वपूर्ण काम करती हैं। अंडाशय का मुख्य काम क्या है? जैसे पुरुषों में वृषण शुक्राणु बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अंडाशय महिलाओं के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं। इनका काम है मादा युग्मक यानी अंडाणु या ओवम बनाना। साथ ही ये महिला स्टेरॉयड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी बनाते हैं। ये कहाँ होते हैं? ये पेट के निचले हिस्से में गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक होते हैं, करीब 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे। अच्छा। और ये स्नायुओं यानी लिगामेंट्स के सहारे अपनी जगह पर टिके रहते हैं। अच्छा। अंडाशय के अंदरूनी हिस्से में ही वो संरचनाएं होती हैं जिनमें अंडाणु विकसित होते हैं, जिन्हें पुटक या फॉलिकल्स कहते हैं। अच्छा। और अंडाशय से जुड़ी हुई वो नलियां, अंडवाहिनियां, हाँ, फैलोपियन ट्यूब्स, ये करीब 10-12 सेंटीमीटर लंबी नलियां होती हैं जो अंडाशय से गर्भाशय तक जाती हैं। अच्छा। इनका जो सिरा अंडाशय के पास होता है वो कीप जैसा होता है, इन्फंडिबुलम कहते हैं उसे। हाँ। और उसके किनारे पर उंगलियों जैसी झालर या फिम्बरियां होती हैं। उनका क्या काम है? जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है, मतलब अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन होता है, तो ये झालर उसे पकड़कर नली के अंदर खींच लेती हैं। अच्छा। फिर नली का आगे का हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है, उसे तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन यानी निषेचन, फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। ओके, एम्पुला में। और फिर ट्यूब्यूल का आखिरी हिस्सा, वो संकरा होता है, उसे संकीर्ण बथ या इस्तमस कहते हैं, और वो सीधा गर्भाशय से जुड़ता है। और गर्भाशय, जिसे आम भाषा में बच्चेदानी भी कहते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है? हाँ, गर्भाशय या यूट्रस ये एक ही होता है। नाशपाती को उल्टा कर दें वैसा आकार होता है इसका। ये मांसपेशियों की एक मजबूत थैली है। इसका जो निचला संकरा हिस्सा है वो गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स कहलाता है, जो नीचे योनि में खुलता है। इसके दीवार के बारे में भी कुछ खास है? हाँ, गर्भाशय की दीवार में 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली पतली सी परत पेरीमेट्रियम, बीच वाली मोटी मजबूत मांसपेशियों की परत मायोमेट्रियम। बच्चे के जन्म के समय प्रसव पीड़ा के दौरान इसी मायोमेट्रियम में जोरदार संकुचन होते हैं। और सबसे अंदर वाली परत है एंडोमीट्रियम। ये ग्रंथिल परत होती है और हर महीने मासिक चक्र के दौरान इसमें बदलाव आते हैं। अगर गर्भ ठहर जाता है तो भ्रूण इसी एंडोमीट्रियम में आकर चिपकता है, मतलब इम्प्लांट होता है, और यहीं उसका विकास होता है। और आपने कहा कि गर्भाशय ग्रीवा और योनि मिलकर जन्मनाल बनाते हैं। हाँ, सर्विक्स और वेजाइना मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं, जिससे प्रसव के समय बच्चा बाहर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं बाहरी जननांगों की। जी, महिला बाहरी जननांगों में जघन शेल, मॉन्स प्यूबिस, वृहद और लघु भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा और माइनोरा, भगशिफ, क्लिटोरिस और योनि छद, हाइमन शामिल हैं। हाइमन के बारे में कुछ भ्रम भी होते हैं शायद। हाँ, होते हैं। हाइमन एक पतली झिल्ली होती है जो योनि द्वार को आंशिक रूप से ढके रहती है। इसके बारे में एक जरूरी बात यह समझनी चाहिए कि इसका फटना सिर्फ पहले संभोग से ही नहीं होता। कई बार ये तेज कसरत करने, साइकिल चलाने, गिरने या टैम्पॉन इस्तेमाल करने से भी फट सकती है। और कभी-कभी ये संभोग के बाद भी बनी रह सकती है। बिल्कुल, कुछ महिलाओं में ये संभोग के बाद भी रह सकती है। इसलिए इसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी को कौमार्य या वर्जिनिटी का कोई पक्का या विश्वसनीय संकेत नहीं मानना चाहिए। ये बस एक शारीरिक संरचना है। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। चलिए, तो हमने दोनों तंत्रों की बनावट समझ ली। अब आते हैं इस पूरी कहानी के हीरो और हीरोइन पर, शुक्राणु और अंडाणु। ये बनते कैसे हैं? इस प्रक्रिया को युग्मकनन कहते हैं ना? बिल्कुल सही, युग्मकनन या गैमेटोजेनेसिस। पुरुषों में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ये किशोरावस्था में प्यूबर्टी में शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? वृषण की जो शुक्रजनक नलिकाएं थीं, उनमें कुछ अपरिपक्व जर्म कोशिकाएं होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये डिप्लॉयड होती हैं, मतलब इनमें 46 गुणसूत्र होते हैं। ये पहले माइटोसिस से विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ाती हैं।
फिर इनमें से कुछ कोशिकाएं बड़ी होकर प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाती हैं। और फिर इनमें होता है वो खास विभाजन, मियोसिस। हाँ, अब शुरू होता है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। ये विभाजन गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है, 46 से 23। तो प्राथमिक शुक्र कोशिका पहले मियोसिस 1 से गुजरकर 2 कोशिकाएं बनाती हैं, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनमें 23 गुणसूत्र होते हैं, ये हैप्लॉइड होती हैं। और फिर ये दोनों द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं तुरंत मियोसिस 2 में जाती हैं और हर एक से 2 और कोशिकाएं बनती हैं। तो कुल मिलाकर एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से 4 बराबर आकार की हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड्स कहते हैं। लेकिन ये भी शुक्राणु जैसे नहीं दिखते होंगे? नहीं, ये गोल होते हैं। इनका रूप बदलना पड़ता है। इन गोल स्पर्मेटिड्स का पूंछ वाले गतिशील शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ में बदलने की जो प्रक्रिया है, उसे शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और फिर ये शुक्राणु नलिकाओं से बाहर निकलते हैं। और जब ये तैयार हो जाते हैं तो सर्टोली कोशिकाओं से इनका सिर हटता है और ये नलिकाओं के अंदरूनी खाली स्थान में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को वीर्यसेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं। और ये सब हार्मोन से नियंत्रित होता है? बिल्कुल। दिमाग में हाइपोथैलेमस होता है, वो जीएनआरएच हार्मोन छोड़ता है। ये जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्रंथि पर काम करता है, जिससे 2 और हार्मोन निकलते हैं, एलएच लूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका क्या रोल है? एलएच जाकर लीडिक कोशिकाओं पर काम करता है और उनसे एंड्रोजन बनवाता है। एंड्रोजन शुक्र जनन को शुरू करने और बनाए रखने के लिए जरूरी है। और एफएसएच सर्टोली कोशिकाओं पर काम करता है और उनसे कुछ ऐसे कारक बनवाता है जो स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने में मदद करते हैं। तो ये पूरा एक हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम है। समझ गए। अच्छा, एक तैयार शुक्राणु दिखता कैसा है? उसकी बनावट क्या है? ये एक बहुत छोटी माइक्रोस्कोपिक कोशिका है। इसकी मुख्य 4 भाग होते हैं, एक सिर, हेड, एक गर्दन, नेक, एक मध्यखंड, मिडिल पीस और एक पूंछ, टेल। सिर में क्या होता है? सिर में हैप्लॉइड केंद्रक होता है, जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं और सिर के ऊपर एक टोपी जैसी संरचना होती है, जिसे एक्रोजोम कहते हैं। इस एक्रोजोम में ऐसे एंजाइम भरे होते हैं जो अंडाणु की परतों को गलाकर उसमें घुसने में मदद करते हैं। और मध्यखंड और पूंछ? गर्दन बहुत छोटी होती है। मध्यखंड में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होते हैं, तो ये पूंछ को तैरने के लिए जरूरी ऊर्जा एटीपी देते हैं। और पूंछ लंबी होती है, जो शुक्राणु को तैरने में मदद करती है। तैरना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसे महिला जनन पथ में काफी दूरी तय करके अंडाणु तक पहुंचना होता है। एक बार की स्खलन में कितने शुक्राणु निकलते हैं? सामान्यतः 20 से 30 करोड़ शुक्राणु। अरे वाह, इतनी बड़ी संख्या! हाँ, और सामान्य प्रजनन क्षमता के लिए ये जरूरी है कि इनमें से कम 60% शुक्राणुओं का आकार और बनावट बिल्कुल सामान्य हो और कम से कम 40% में तेज गतिशीलता हो, मतलब वो तेजी से तैर सके। ठीक है, तो ये हुआ शुक्र जनन। अब महिलाओं में अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंड जनन या ऊजेनेसिस पर आते हैं। आपने कहा था ये काफी अलग है। हाँ, बहुत अलग है। सबसे पहला और बड़ा फर्क तो यही है कि अंड जनन की शुरुआत लड़की के जन्म से पहले ही हो जाती है, जब वो अपनी मां के गर्भ में भ्रूण के रूप में होती है। जन्म से पहले कैसे? भ्रूण के अंडाशय में लाखों की संख्या में मातृयुग्मक कोशिकाएं ऊगोनिया बनती हैं। जन्म के बाद कोई नई ऊगोनिया नहीं बनती। ये ऊगोनिया विभाजन शुरू करती हैं और मियोसिस 1 की एक खास अवस्था प्रोफेज 1 में प्रवेश करके वही रुक जाती हैं, अरेस्ट हो जाती हैं। रुक जाती हैं? हाँ, इन रुकी हुई कोशिकाओं को अब प्राथमिक अंडक या प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। ये कोशिकाएं अपने चारों तरफ कुछ कणिकामय कोशिकाओं या ग्रैन्युलोसा सेल्स की परत बना लेती है और इस पूरी संरचना को प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो जन्म के समय लड़की के अंडाशय में ये प्राथमिक पुटक होते हैं? हाँ, लाखों होते हैं, लेकिन जन्म से लेकर यौवनारंभ या प्यूबर्टी तक इनमें से बहुत बड़ी संख्या में नष्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। यौवनारंभ के समय हर अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही बचते हैं। फिर यौवनारंभ के बाद क्या होता है? प्यूबर्टी के बाद हर महीने कुछ प्राथमिक पुटक विकसित होना शुरू होते हैं। उन पर ग्रैन्युलोसा सेल्स की और परतें चढ़ती हैं, एक नई परत थीका बनती है
और वो द्वितीयक पुटक यानी सेकेंडरी फॉलिकल बन जाते हैं। फिर ये और विकसित होकर तृतीयक पुटक यानी टर्शियरी फॉलिकल बनते हैं। इसमें क्या खास होता है? तृतीयक पुटक की पहचान है कि उसके अंदर एक तरल पदार्थ से भरी गुहा या कैविटी बन जाती है जिसे एंट्रम कहते हैं, और इसी दौरान इसके अंदर जो प्राथमिक अंडक रुका हुआ था वो अपना पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा करता है। अच्छा, जो जन्म से पहले रुका हुआ था। हाँ वही, लेकिन ये विभाजन बराबर नहीं होता। इससे एक बड़ी हैप्लॉइड कोशिका बनती है जिसे द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और एक बहुत छोटी सी पहली ध्रुवीय पिंड या फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ज्यादातर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte में ही रह जाता है ताकि उसमें पोषण बना रहे। और ये सेकेंडरी oocyte? ये सेकेंडरी oocyte फिर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस 2 शुरू करती है, लेकिन ये भी पूरा नहीं होता। ये मेटाफेज 2 अवस्था में आकर फिर से रुक जाती है। हाँ, इसी बीच वो तृतीयक पुटक और परिपक्व होकर एक बड़ा ग्राफीय पुटक या ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। अब ये ग्राफीय पुटक अंडाशय की सतह पर आ जाता है। फिर लगभग महीने के बीच में हार्मोन LH के प्रभाव से ये ग्राफीय पुटक फट जाता है, और ये जो सेकेंडरी oocyte है जो मेटाफेज 2 में रुकी हुई है वो अंडाशय से बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। वाह! तो जिसे हम आमतौर पर अंडाणु या एग कहते हैं, वो असल में ये सेकेंडरी oocyte है जो मियोसिस 2 के बीच में रुकी हुई है। बिल्कुल। इसका मियोसिस 2 तभी पूरा होता है जब शुक्राणु इसमें प्रवेश करता है। ये तो वाकई पुरुषों से बहुत अलग प्रक्रिया है। जहां पुरुषों में लगातार शुक्राणु बनते रहते हैं, वहीं महिलाओं में जन्म से पहले ही शुरुआत होकर फिर यौवनारंभ के बाद हर महीने ये जटिल प्रक्रिया चलती है। हाँ, और ये एक चक्र में होती है जिसे आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हाँ, अब इसी आर्तव चक्र की बात करते हैं। ये क्या है और कैसे काम करता है? ये महिला प्राइमेट्स जैसे बंदर, एब्स और इंसानों में होने वाला जनन चक्र है। इसकी शुरुआत यौवनारंभ पर पहले मासिक धर्म, जिसे रजोदर्शन या मेनार्की कहते हैं, से होती है। और ये कितने दिन का होता है? औसतन ये 28 से 29 दिन का होता है। हालांकि इसमें कुछ भिन्नता हो सकती है। हर चक्र के लगभग बीच में, मतलब 14वें दिन के आसपास, अंडोत्सर्ग होता है। इस चक्र के चरण क्या है? चक्र की शुरुआत होती है आर्तव प्रावस्था या मेंस्ट्रुअल फेज से। ये 3 से 5 दिन तक चलता है। इसमें योनि से रक्तस्राव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्भाशय की अंदरूनी परत टूटती है। हाँ, अगर पिछले चक्र में अंडाणु निषेचित नहीं हुआ तो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम परत बनी थी वो टूट जाती है और रक्त वाहिकाओं के साथ मिलकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलती है। ये तभी होता है जब गर्भधारण नहीं हुआ हो। इसके बाद आती है पुटकीय प्रावस्था या फॉलिकुलर फेज। इस दौरान पिट्यूटरी ग्रंथि से निकले FSH और LH हार्मोन के असर से अंडाशय में प्राथमिक पुटक विकसित होकर ग्राफी पुटक बनने लगते हैं। साथ ही ये विकसित हो रहे पुटक एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनाते हैं। एस्ट्रोजन का क्या काम है? एस्ट्रोजन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत को दोबारा बनाने में मदद करता है। वो मोटी होने लगती है, उसमें रक्त वाहिकाएं बढ़ने लगती हैं। ये सब अगले संभावित गर्भधारण की तैयारी है। और फिर आता है अंडोत्सर्ग। हाँ, चक्र के लगभग बीच में 14वें दिन के आसपास LH और FSH का स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है, खासकर LH का स्तर। इसे LH सर्ज कहते हैं। यही LH सर्ज परिपक्व ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है, यानी अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग के बाद क्या होता है? अंडोत्सर्ग के बाद शुरू होती है पीतपिंड प्रावस्था या ल्यूटियल फेज। जो फटा हुआ ग्राफी पुटक था उसके बचे हुए हिस्से एक पीली सी संरचना में बदल जाते हैं, जिसे पीतपिंड या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसका क्या काम है? ये पीतपिंड अब एक और महत्वपूर्ण हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन बड़ी मात्रा में बनाना शुरू कर देता है। कुछ एस्ट्रोजन भी बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन क्यों जरूरी है? प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए और उसे और विकसित करने के लिए बेहद जरूरी है। ये एंडोमेट्रियम को इस लायक बनाता है कि अगर अंडाणु निषेचित हो गया है तो वो आकर उसमें चिपक सके, यानी उसका इम्प्लांटेशन हो सके। और अगर निषेचन नहीं हुआ तो? अगर निषेचन नहीं होता है तो कुछ दिनों बाद, लगभग 10-12 दिन, ये पीतपिंड नष्ट होने लगता है। इसके नष्ट होते ही प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है। प्रोजेस्टेरॉन के गिरते ही एंडोमेट्रियम परत भी टूट जाती है और फिर से रक्तस्राव शुरू हो जाता है, यानी अगला मासिक धर्म शुरू हो जाता है। और अगर निषेचन हो गया, गर्भ ठहर गया तो फिर ये पीतपिंड बना रहता है, शुरुआत में भ्रूण से निकलने वाले HCG हार्मोन की वजह से,
और प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है, गर्भावस्था को सपोर्ट करता है और इस दौरान मासिक चक्र रुक जाता है। ये चक्र कब तक चलता है? ये चक्र यौवनारंभ से शुरू होकर औसतन 50 साल की उम्र तक चलता है। उसके बाद ये स्थायी रूप से बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। और जैसा कि हमारे स्रोत ही बताते हैं, मासिक धर्म के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, संक्रमण से बचने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। चलिए अब मान लेते हैं कि अंडोत्सर्ग के आसपास मैथुन हुआ, पुरुष ने वीर्य को योनि में स्खलित किया, शुक्राणु अब अंडाणु तक कैसे पहुंचते हैं? वीर्य सेचन के बाद शुक्राणु जो गतिशील होते हैं वो तेजी से तैरना शुरू करते हैं। वो गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और फिर वहां से अंडवाहिनी नली की तरफ बढ़ते हैं। उनका लक्ष्य होता है अंडवाहिनी का वो चौड़ा हिस्सा, तुम्बिका या एम्प्यूरा। और अंडाणु भी वहीं पहुंचता है। हाँ, अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु, सेकेंडरी यूसाइड भी फिम्रिया द्वारा पकड़कर अंडवाहिनी में लाया जाता है और वो भी धीरे धीरे एम्पुला तक पहुंचता है। तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों का एक ही समय पर एम्पुला में होना जरूरी है? बिल्कुल, शुक्राणु और अंडाणु दोनों का एक ही समय पर एम्पुला में पहुंचना जरूरी है, तभी निषेचन हो सकता है। यही कारण है कि हर बार मैथुन से गर्भधारण नहीं होता। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और जब वो मिल जाते हैं तब क्या होता है? जब कोई शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचता है तो वो अंडाणु की सबसे बाहरी परत ज़ोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है। फिर शुक्राणु के सर पर जो एक्रोसोम था वो कुछ एंजाइम छोड़ता है। वो एंजाइम क्या करते हैं? वो एंजाइम ज़ोना पेलुसिडा और अंडाणु की कोशिका झिल्ली को गलाने में मदद करते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर सके। क्या एक से ज्यादा शुक्राणु प्रवेश कर सकते हैं? नहीं, जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु की झिल्ली को छूता है और उसमें प्रवेश करता है, अंडाणु की झिल्ली में तुरंत कुछ बदलाव होते हैं। ये बदलाव ज़ोना पेलुसिडा को ऐसा बना देते हैं कि कोई और शुक्राणु अब उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। इसे पॉलिस्पर्मी को रोकना कहते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करे। और जैसे ही शुक्राणु प्रवेश करता है, अंडाणु का वो रुका हुआ विभाजन पूरा होता है? हाँ, शुक्राणु का प्रवेश ही सेकेंडरी oocyte को प्रेरित करता है कि वो अपना रुका हुआ मियोसिस 2 पूरा करे। इससे फिर से एक बड़ा कोशिका, जिसे अब ऊटेड या परिपक्व अंडाणु कह सकते हैं, और एक और बहुत छोटी दूसरी ध्रुवीय पिंड या सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। अब अंडाणु पूरी तरह तैयार है। फिर क्या होता है? और अंडाणु का हैप्लॉइड केंद्रक, जिसमें भी 23 गुणसूत्र हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। इस संलयन या फ्यूजन से एक अकेली डिप्लॉइड कोशिका बनती है, जिसमें फिर से 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसी कोशिका को युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। यहीं से एक नए मानव जीवन की कहानी शुरू होती है। और इसी समय बच्चे का लिंग भी तय हो जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि महिला के सभी अंडाणुओं में लिंग गुणसूत्र हमेशा X ही होता है, लेकिन पुरुष के शुक्राणुओं में से लगभग 50% में X गुणसूत्र होता है और 50% में Y गुणसूत्र होता है। तो अगर अंडाणु को X गुणसूत्र वाले शुक्राणु ने निषेचित किया तो जाइगोट का लिंग गुणसूत्र संयोजन होगा XX और इससे लड़की विकसित होगी। और अगर अंडाणु को Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु ने निषेचित किया तो संयोजन होगा XY और इससे लड़का विकसित होगा। इसका मतलब वैज्ञानिक रूप से बच्चे का लिंग पिता द्वारा निर्धारित होता है, माँ द्वारा नहीं। सही कहा। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा शुक्राणु X वाला या Y वाला अंडाणु को निषेचित करता है। तो जाइगोट बन गया अंडवाहिनी के एम्प्यूला में। अब इसका सफर गर्भाशय की तरफ शुरू होता है। हाँ, जैसे ही जाइगोट बनता है वो अंडवाहिनी के आखिरी हिस्से इस्थमस से होता हुआ गर्भाशय की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और इसी यात्रा के दौरान उसमें तेजी से समसूत्री कोशिका विभाजन यानी माइटोसिस शुरू हो जाता है। इस शुरुआती विभाजन को विदलन या क्लीवेज कहते हैं। इससे कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं। हाँ, 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इन बनने वाली कोशिकाओं को कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। जब भ्रूण 8 से 16 कोरक खंडों वाली अवस्था में पहुंचता है तो वो एक ठोस गेंद जैसा दिखता है। उसे तूतक या मोरुला कहते हैं। ये मोरुला फिर गर्भाशय में पहुंचता है। हाँ, मोरुला लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे वो गर्भाशय की ओर बढ़ता है वो एक नई संरचना में बदल जाता है, जिसे कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट मोरुला से कैसे अलग है? ब्लास्टोसिस्ट में कोशिकाएं 2 हिस्सों में व्यवस्थित हो जाती हैं।
एक बाहरी परत बन जाती है जिसे पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और अंदर की तरफ कोशिकाओं का एक गुच्छा इकट्ठा हो जाता है जिसे अंतर कोशिका समूह या इनर सेल मास कहते हैं। यही इनर सेल मास असल में आगे चलकर पूरा भ्रूण बनाएगा। और बाहरी परत ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम है? ट्रोफोब्लास्ट का काम है गर्भाशय की दीवार यानी एंडोमेट्रियम से चिपकना। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पहुंचकर एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। चिपकने के बाद गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं भी तेजी से विभाजित होती हैं और ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से घेर लेती हैं। धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर धंस जाता है। इसी प्रक्रिया को अंतर्रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यहीं से गर्भावस्था शुरू होती है। हाँ, इम्प्लांटेशन के सफल होने पर ही गर्भावस्था स्थापित होती है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? वो अपरा या प्लेसेंटा कैसे बनता है जिसका आपने जिक्र किया था? इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहरी परत थी, ट्रोफोब्लास्ट, उस पर उंगली जैसे कई उभार निकल आते हैं जिन्हें जरायु अंकुरक या कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये विलाई गर्भाशय के ऊतकों और मां की रक्त वाहिकाओं से घिर जाते हैं। अच्छा? ये कोरियोनिक विलाई और गर्भाशय के ऊतक दोनों आपस में मिलकर एक खास संरचना बनाते हैं जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा मां और विकसित हो रहे भ्रूण के बीच एक कनेक्शन का काम करता है। क्या काम करता है ये प्लेसेंटा? ये एक तरह से लाइफलाइन है। ये मां के खून से ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व भ्रूण तक पहुंचाता है और भ्रूण में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे बेकार पदार्थों को मां के खून में वापस भेज देता है ताकि मां का शरीर उन्हें बाहर निकाल सके। ये भ्रूण से कैसे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा एक डोरी जैसी संरचना नाभि रज्जु या अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए भ्रूण से जुड़ा होता है। इसी कॉर्ड के अंदर रक्त वाहिकाएं होती हैं जो पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। प्लेसेंटा का और भी कोई काम है? हाँ, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है। ये कई जरूरी हार्मोन बनाता है जैसे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। प्रेगनेंसी टेस्ट इसी हार्मोन का पता लगाते हैं। HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का समूह। और भी हार्मोन बनते हैं? हाँ, गर्भावस्था के बाद के चरण में अंडाशय से रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी निकलता है। इसके अलावा मां के शरीर में पहले से बनने वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इन सब का स्तर भी खून में कई गुना बढ़ जाता है। इतने सारे हार्मोन क्यों जरूरी है ये सभी हार्मोन भ्रूण के सही विकास के लिए, मां के शरीर में होने वाले मेटाबॉलिक बदलावों को संभालने के लिए और पूरी गर्भावस्था को सफलतापूर्वक बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं उस अंतर कोशिका समूह पर, इनर सेल मास, जिससे भ्रूण बनना था। उसका क्या होता है इम्प्लांटेशन के बाद? इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद यह इनर सेल मास तेजी से विभेदित होकर 3 प्राथमिक जनन परतों, प्राइमरी जर्म लेयर्स में बढ़ जाता है। सबसे बाहरी परत को बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाली को मध्य जनन स्तर या मेसोडर्म, और सबसे अंदरूनी को अंतस्त्वचा या एंडोडर्म कहते हैं। और इन्हीं 3 परतों से पूरा शरीर बनता है। बिल्कुल, हमारे शरीर के जितने भी ऊतक, टिश्यूज और अंग, ऑर्गन्स हैं, वो सब वयस्क अवस्था में इन्हीं 3 परतों से विकसित होते हैं। ये कमाल की बात है। और इनर सेल मास में स्टेम कोशिकाएं भी होती हैं। हाँ, इनर सेल मास में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें अपार क्षमता होती है। इन्हें स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। ये किसी भी तरह के ऊतक या अंग को बनाने की शक्ति रखती हैं। ये तो सच में अविश्वसनीय है। अच्छा, मानव में गर्भावस्था, जेस्टेशन पीरियड, लगभग 9 महीने का होता है। इस दौरान भ्रूण का विकास कैसे कैसे होता है? कुछ मुख्य पड़ाव बता सकते हैं? हाँ, विकास बहुत तेजी से और एक तय क्रम में होता है। जैसे सिर्फ 1 महीने की गर्भावस्था के बाद ही भ्रूण का हृदय बन जाता है और धड़कने लगता है। 1 महीने में? हाँ, दूसरे महीने के अंत तक हाथ, पैर और उंगलियां विकसित हो जाती हैं। 12 हफ्ते यानी लगभग 3 महीने या पहली तिमाही के अंत तक ज्यादातर प्रमुख अंग प्रणालियां जैसे हाथ, पैर, बाहरी जननांग आदि बन चुके होते हैं। फिर 5वें महीने के दौरान गर्भ में पहली बार हलचल महसूस होती है और सिर पर बाल भी उगने लगते हैं। 24 हफ्ते यानी दूसरी तिमाही के अंत तक पूरे शरीर पर छोटे छोटे कोमल बाल, लेन्यूगो, आ जाते हैं। आंखों की पलकें अलग हो जाती हैं और बरौनियां भी बन जाती हैं। और 9 महीने पूरे होने पर? 9 महीने के अंत तक
गर्भ पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है और जन्म लेने के लिए तैयार होता है। और फिर आता है वो समय, प्रसव या पार्चुरेशन, शिशु का जन्म। ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और कैसे होती है? प्रसव भी एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसे तंत्रिका तंत्र और हार्मोन मिलकर नियंत्रित करते हैं। ये एक न्यूरोएंडोक्रीन मैकेनिज्म है। इसके संकेत कहाँ से आते हैं? माना जाता है कि प्रसव शुरू होने के संकेत पूरी तरह से विकसित हो चुके गर्भ यानी फीटस और प्लेसेंटा से ही उत्पन्न होते हैं। ये संकेत मां के गर्भाशय में हल्के संकुचन पैदा करते हैं। इसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इन हल्के संकुचनों से क्या होता है? ये संकुचन मां की पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले हिस्से को उत्तेजित करते हैं, जिससे ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है। ऑक्सीटोसिन, ये वही हार्मोन है जो... हाँ, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन यहां इसका मुख्य काम है गर्भाशय की मांसपेशियों यानी मायोमेट्रियम पर काम करना और उनमें जोरदार संकुचन पैदा करना। तो ये संकुचन और तेज हो जाते हैं? हाँ, और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे संकुचन तेज होते हैं वो पिट्यूटरी को और ज्यादा ऑक्सीटोसिन छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन से संकुचन और भी तेज और शक्तिशाली होते जाते हैं। ये तो एक तरह का लूप बन गया। बिल्कुल, ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है। संकुचन लगातार तीव्र होते जाते हैं, जिससे बच्चे को गर्भाशय, ग्रीवा और योनि जन्मनाल से होते हुए बाहर धकेलने में मदद मिलती है और अंततः शिशु का जन्म हो जाता है। बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा का क्या होता है? शिशु के जन्म के थोड़ी देर बाद गर्भाशय फिर से संकुचित होता है और प्लेसेंटा भी शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, बच्चे का जन्म हो गया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है, दुग्ध स्रवण या लैक्टेशन। हाँ, स्तनों में दूध बनने की प्रक्रिया लैक्टेशन दरअसल गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाती है। कई हार्मोनों के प्रभाव से गर्भावस्था के अंत तक स्तनों में दूध बनने लगता है। और जन्म के तुरंत बाद जो दूध आता है? जन्म के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक स्तनों से जो गाढ़ा पीला सा तरल पदार्थ निकलता है उसे खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये मात्रा में कम होता है लेकिन बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। इसमें क्या खास होता है? कोलोस्ट्रम में कई तरह की एंटीबॉडीज, खासकर IgA भरपूर मात्रा में होती हैं। ये एंटीबॉडीज नवजात शिशु को कई तरह के संक्रमणों से बचाती हैं और उसकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करती हैं। ये बच्चे के लिए पहला टीका जैसा है। इसीलिए डॉक्टर स्तनपान पर इतना जोर देते हैं। बिल्कुल, मां का दूध खासकर शुरुआती 6 महीनों तक बच्चे के स्वस्थ विकास और पोषण के लिए सर्वोत्तम आहार है। कोलोस्ट्रम के बाद भी मां के दूध में बच्चे की जरूरत के हिसाब से सारे पोषक तत्व और एंटीबॉडीज होती हैं। इसलिए स्तनपान मां और बच्चे दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये थी मानव जनन की पूरी अद्भुत यात्रा। 2 अलग अलग लेकिन पूरक तंत्रों की जटिल संरचना से लेकर युग्मकों का निर्माण, उनका मिलना जिससे एक कोशिका बनती है, फिर उस एक कोशिका का 9 महीने में एक पूरे इंसान में विकसित होना और अंत में जन्म लेना। वाकई ये प्रकृति का एक चमत्कार ही है। सचमुच। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि ये पूरी प्रक्रिया हार्मोन के कितने बारीक और सटीक संतुलन और समय पर निर्भर करती है। एक तरफ तो ये प्रणाली इतनी मजबूत है कि अरबों लोग इसी से दुनिया में आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये इतनी नाजुक भी है कि जरा सी गड़बड़ी, कोई हार्मोनल असंतुलन या कोई संरचनात्मक समस्या पूरी प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। हाँ, ये संतुलन वाकई कमाल का है। और जब हम विकास की शुरुआत में उन अंतरकोशिका समूह की स्टेम कोशिकाओं के बारे में सोचते हैं जिनमें शरीर का कोई भी अंग बनाने की क्षमता होती है, तो भविष्य में रीजेनरेटिव मेडिसिन और कई बीमारियों के इलाज के लिए कितनी संभावनाएं खुल सकती हैं, ये सोचना भी बहुत रोमांचक है। बिल्कुल, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान लगातार नई खोजें कर रहा है। तो आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है मानव जनन की इस जटिल प्रक्रिया को समझने में मदद मिली होगी। नमस्कार। नमस्कार।